नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक हम लोग फॉलो कर रहे थे जिसका टाइटल है हमारे अतीत, उसका पहला भाग। और इसके अंतर्गत हम लोग अभी अध्याय 4 शुरू करने जा रहे हैं, यानी 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चौथे अध्याय से शुरुआत कर रहे हैं। तो आज से 4th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और जब आप एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक उठाते हैं तो इसमें आपको जो 4th चैप्टर मिलता है वो वैदिक काल से संबंधित इतिहास है। वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस तरह के अध्ययन से एक बात आपको और स्पष्ट हो रही होगी कि प्राचीन भारत के इतिहास का पाठ्यक्रम क्या है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। सबसे पहले शुरुआत हम लोगों ने स्रोतों से की थी, इतिहास को जानने के स्रोत क्या है। फिर इसके बाद हमने प्राग ऐतिहासिक कालीन संस्कृतियों पर अध्ययन किया, प्री हिस्टोरिक कल्चर के बारे में पढ़ा। और फिर इसके बाद इंडस सिविलाइजेशन, ये लास्ट क्लास थी। और उसके बाद आज नया टॉपिक शुरू हो रहा है, वैदिक एज से रिलेटेड है ये, जिसमें आपके एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये टाइटल दिया गया, क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। दरअसल इसमें 2 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। जो यहां लिखा है क्या बताती हमें किताबें, ये वैदिक ग्रंथों से संबंधित बातें हैं जिसको आप अभी पढ़ने जा रहे हैं। और जो कब्रें लिखा हुआ है, यानी व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, तो बरियल या कब्रों की जो बात हो रही है दक्षिण भारत के इतिहास पर प्रकाश डालेगा। साउथ इंडियन हिस्ट्री में एक टॉपिक आप पढ़ते हैं मेगालिथिक कल्चर के बारे में, महापाषाणिक संस्कृति के बारे में। तो ये पूरा चैप्टर इन 2 चीजों पर यहां पर फोकस कर रहा है, एक वैदिक एज के बारे में और एक मेगालिथिक कल्चर के बारे में, यानी एक वैदिक सभ्यता और एक महापाषाणिक सभ्यता। इसके प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, बिल्कुल इसके जो भी प्रैक्टिस सेट आते होंगे बिल्कुल कराएंगे। इसमें कोई प्रैक्टिस सेट आप देखें तो मैं क्वेश्चंस के साथ ही चल रहा हूं, एक चैप्टर कंप्लीट करता हूं और उस पर आपको सारे अभ्यास प्रश्न सामने रख करके डिस्कशन करता हूं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो टाइटल से समझ में आ गया कि इस चैप्टर में किस टॉपिक पर फोकस किया गया है, वैदिक एज के बारे में, वैदिक काल के बारे में। और दूसरा पार्ट इसका है महापाषाणिक संस्कृति के बारे में। तो 2 चीजें इसमें आप पढ़ने वाले हैं, वैदिक काल और महापाषाण काल, वैदिक एज और मेगालिथिक एज। तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक काल के बारे में। तो यहां पर जैसे हर एक अध्याय की शुरुआत एक स्टूडेंट को एड्रेस करने के साथ होती है। आपने अब तक 3 अध्याय जो पढ़ा, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की रोचकता को बनाए रखने के लिए आप देखेंगे कि यहां पर एक स्टूडेंट को एड्रेस करते हुए चैप्टर की शुरुआत होती है, जिससे क्लास 6 के बच्चों को एसएसटी के प्रति एक यहां पर रुचि पैदा हो, वो इस क्लास में इंटरेक्ट हो सके, उनको ध्यान में रखकर ये टेक्स्ट बुक लिखी गई। तो इसमें कहानी कैसे शुरू होती है, पुस्तकालय में मेरी, मेरी इस लड़की का नाम है और ये विद्यालय में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट जिसको एड्रेस करते हुए चैप्टर शुरू हो रहा है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी वेद क्या है, चलो पता लगाएं। तो शुरुआत इस चैप्टर की कहां से हो रही है, वेद से, वैदिक ग्रंथों से। तो सबसे पहले वेद के बारे में इस बुक में क्या बताया गया, इसको देखा जाए। तो इसी को इंग्लिश में जो पेज ट्रांसलेट किया गया मैंने यहां पर स्लाइड पे दे दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अब आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर किस बात पर फोकस करता है। वैदिक ग्रंथों से शुरुआत हो रही, वैदिक टेक्स्ट किसे कहते हैं इसके बारे में। तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है वेद। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह समझिए कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है वेद या वैदिक ग्रंथ। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, वेद 4 हैं। देखिए, बेसिकली जो वेद शब्द है ये संस्कृत से लिया गया। संस्कृत के विद धातु से बना है वेद, जिसका मतलब होता है ज्ञान।
तो यहां पर जो वैदिक ज्ञान है वो इन 4 ग्रंथों में समाये हैं। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। तो 3500 साल पहले कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ कि ऋग्वेद का संकलन लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ। 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद का संकलन प्रारंभ हुआ। तो 3500 साल आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल सुमित, इकोनॉमिक्स की क्लास होगी और मैंने जैसा कहा है ऐसा ही होगा। आपकी क्लासेस शेड्यूल हो जाएंगी परसों से लगातार, फिर जो यहां पर मैंने आपको तरीका बताया था उस तरह से क्लासेस होंगी। तो 1500 ईसा पूर्व में इसका संकलन शुरू हुआ ऋग्वेद। फिर इसके बाद ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। यानी ऋग्वेद में क्या संकलन है? देवताओं की प्रार्थनाएं दी गई। 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं दी गई हैं। इन प्रार्थनाओं को ही सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त शब्द का अपना अर्थ है, यह भी संस्कृत से निकला हुआ शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। सामान्य तौर पर आपको जानकारी होगी ही कि इसमें 1028 सूक्त हैं। सूक्त ये देवताओं की प्रार्थना में रचे गए हैं। अलग अलग देवताओं की प्रार्थना से जुड़े हुए मंत्रों का ये संग्रह है। और फिर इसके बाद सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए, यानी इसमें देवी देवताओं की प्रार्थना दी गई है। फिर इसके साथ साथ इसमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। तो ऋग्वेद में मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसमें इंद्रदेव, अग्निदेव और सोमदेव की प्रार्थना से जुड़े हुए मंत्र दिए गए। अग्नि आग के देवता थे, इंद्र युद्ध के देवता माने गए हैं और सोम एक पौधा है जिससे खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। तो आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। सोम एक पौधा होता था, एक वनस्पति है जिससे यहां पर यह पेय पदार्थ तैयार किया जाता था। अग्नि आग के देवता है और इंद्र को युद्ध के देवता माना गया। इंद्र के लिए ऋग्वेद में कई शब्द आए हैं, जैसे पुरंदर। पुरंदर का मतलब ही होता है किलों को तोड़ने वाला। तो इस पूरे पैराग्राफ में 4-5 बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की जब हम बात करते हैं तो उसमें 4 वेद सबसे महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले यानी 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुई। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। एग्जैक्टली ये लगभग 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं और इनमें 3 प्रमुख देवता हैं, इंद्र, अग्नि और सोम। तो इनके बारे में इस पहले पैराग्राफ में जानकारी दी गई। अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। ऋषि मुनियों ने इन प्रार्थनाओं को रचा। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। यानी उस समय जब ये रचनाएं तैयार हुई हैं, उसके पहले की बात ये कर रहे हैं कि जब यहां पर ऋषि मुनियों ने ये ज्ञान प्राप्त किया और देवताओं की प्रार्थना में मंत्र रचे, तो उस समय लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, लेखन कला का विकास नहीं था। लेकिन ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ज्ञान पहुंचा कैसे? तो उस जमाने में आचार्य विद्यार्थियों को इसे सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। यानी इसे सुनाया जाता था, गाकर इसे बताया जाता था और बच्चे इसे सुन करके याद करते थे, कंठस्थ करते थे। इसीलिए तो वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा गया। तो श्रुति का मतलब ही होता है सुनकर लिखा गया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये सुन करके ट्रांसफर होता रहा और फिर आगे चलकर वेदों को लिखित रूप में संकलित किया गया आज से लगभग 3500 साल पहले। तो यहां पर इसे कंठस्थ करवा के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज्ञान के रूप में बांटा गया। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी,
ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यानी जो आज हम स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं या जो संस्कृत बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती है वो इससे अलग है। ये प्राक संस्कृत है, संस्कृत का सबसे प्राचीन रूप। वैदिक संस्कृत बहुत क्लिष्ट है, बहुत जटिल है, और आज जो विद्यालय स्तर पर संस्कृत पढ़ाई जाती है उसका परिमार्जित रूप है, ये उसे सरल बनाया गया। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये संस्कृत में लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो ज्यादातर पुरुष ऋषि मुनियों द्वारा रचे गए, लेकिन कुछ महिलाओं ने भी इन मंत्रों की रचना की। हालांकि इस पुस्तक में बेसिक बेसिक बातें बताई गई, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे जैसे विश्वारा थी, लोपामुद्रा थी, या फिर अपाला थी, घोषा थी, सिक्ता थी, इन सब ने भी वैदिक मंत्रों की रचनाएं की हैं, जिन्हें विदुषी कहा गया। तो ऋग्वेद के कई मंत्रों की रचना महिलाओं ने भी की है, ऐसी जानकारी यहां दी गई। भले ही यहां महिलाओं के नाम नहीं दिए गए, लेकिन आप सब आगे के विद्यालय के स्तर पे जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में देखेंगे उनके नाम भी आपको मिलेंगे। जैसे मैंने कहा विश्वारा, अपाला, घोषा, सिक्ता, इन सब का नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिन्हें विदुषी कहा गया, जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की। तो इस पूरे पैरा में दो तीन बातें कि वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहते हैं क्योंकि इसे कंठस्थ करके सिखाया जाता था। फिर इसके साथ साथ सूक्तों के रचयिता पुरुष और महिलाएं दोनों के नाम मिलते हैं। कुछ महिलाओं ने भी वैदिक मंत्रों की रचना की है। और तीसरी बात, जो ये ऋग्वेद है या जो वैदिक साहित्य है, प्राक संस्कृत भाषा में या वैदिक संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। फिर देखिए यहां पर ऋग्वेद लिखा या छापा नहीं गया, प्रिंटिंग सिस्टम नहीं था। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। श्रवण मतलब सुनना, ना कि पढ़ा जाता था। तो यहां पर यह आप समझिए कि उस समय जो वैदिक ज्ञान था वो कंठस्थ करना क्यों कहलाया, क्योंकि लोगों को उसे आत्मसात कराया जाता था। लोग इसे गाते थे मंत्रों को, लोग इसे सुनते थे और उससे सीखते थे। इनकी लर्निंग इस फॉर्म में थी। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। यानी ऋग्वेद जैसा आज किताबों में आप लिखा हुआ देखते हैं, ऐसे नहीं तैयार हुआ। ये पहले अगर देखा जाए तो श्रवण के द्वारा आगे बढ़ा। एक ऋषि मुनि ने गुरुकुल में, आचार्यों ने बच्चों को पहले इसे सुनाया, उन बच्चों ने सीखा, उससे अगली पीढ़ी में ज्ञान पहुंचा। ये सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा। श्रवण परंपरा से ज्ञान आगे बढ़ा और फिर आगे चलकर कई सदियों बाद इसे पांडुलिपियों पर लिखा गया। पांडुलिपियों के बारे में मैंने आपको पहले ही अध्याय में बताया था। तो यहां पर पांडुलिपियों पर ऋग्वेद का लेखन का काम शुरू हुआ आज से लगभग 3500 साल पहले। तो ये मंत्र ऐसा नहीं कि आज से 3500 साल पहले थे, मंत्र तो हजारों वर्ष पुराने, लेकिन यहां पर इनके लेखन का काम, इनके संकलन का काम आज से 3500 साल पहले शुरू हुआ। और फिर आगे चलकर ज्ञान विज्ञान का जब विकास हुआ तो इसे छापा गया, प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से किताब के रूप में इसे छापा गया। अब जरा बात कर लेते हैं संस्कृत और अन्य भाषाओं पर जो जानकारी इसमें दी गई। जैसा कि आपने अभी देखा कि वैदिक साहित्य प्राक संस्कृत भाषा में, तो उसी से जुड़ी कुछ जानकारी इसी बुक में और लिखी गई। ये कहता है कि जो संस्कृत भाषा है ये भारोपीय परिवार की भाषा, भारत यूरोपीय परिवार को ही भारोपीय परिवार कहते हैं। तो संस्कृत भारत यूरोपीय परिवार से संबंधित है, इस भाषा परिवार का हिस्सा। यानी भाषा परिवार भी होते हैं, भाषाओं के भी अपने अलग अलग समूह हैं। जैसे एक है भारत यूरोपीय भाषाओं का परिवार, जिसे हम भारोपीय कहते हैं, संस्कृत इसी का हिस्सा। भारत की कई भाषाएं, जैसे असमिया है, जैसे गुजराती है, जैसे हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है, या अन्य एशियाई भाषाएं जैसे फारसी है, यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये सब भारोपीय परिवार की भाषाएं। तो भारोपीय परिवार जब कहा जाता है तो भारोपीय परिवार का मतलब भारत यूरोप से जुड़ी हुई भाषाएं, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, इतालवी, स्पेनिश,
ये सब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत का शब्द है और मां हिंदी में है। इसी तरीके से आप देखें तो मदर अंग्रेजी में है। यानी आप नोटिस कर सकते हैं कि मात्र, मां और मदर, इनके उच्चारण में, ध्वनि में काफी समानता दिखाई दे रही। तो इनका जो आरंभिक रूप था, इनमें शब्दों का, खासकर उसके उच्चारण का जो ध्वनियां हैं वो मिलती जुलती हैं, एक जैसे ओरिजिन इनके हैं, इसीलिए इनको एक परिवार की भाषा माना जाता है। तो भारोपीय परिवार में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत जैसी भाषाएं भी शामिल हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं। उपमहाद्वीप में, यह भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है। ये कह रहा है दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती। अन्य कौन सी भाषा परिवारें हो सकती हैं? तो जैसे पूर्वोत्तर प्रदेशों में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। फिर इसी तरीके से द्रविड़ भाषा परिवार भी है। द्रविड़ भाषा परिवार में दक्षिण की जो भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इस तरह की भाषाएं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं को ऑस्ट्रो एशियाटिक, यानी इसे कहते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं। तो इस तरह से कुल मिलाकर यहां पर आप देखें तो जो भाषा परिवार का इसमें जिक्र किया गया, भाषा परिवार, इसमें एक है आपके सामने भारोपीय। भारोपीय यानी भारत, यूरोपीय, ठीक। दूसरा यहां पर इसी तरीके से जिक्र किया गया है तिब्बत बर्मा परिवार, तिब्बत बर्मा। फिर इसी तरीके से द्रविड़ भाषा परिवार, और फिर इसी तरीके से अगर आप देखें तो एस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो इस तरीके से हाँ, जियोग्राफी की कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं डीजे वीर जी? आपने पूछा ज्योग्राफी की क्लास कब होगी, कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? यहाँ तो यूट्यूब पर मेरी क्लासेस फिक्स हैं। आप अभी जिस क्लास में, इसमें तो ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा था, इसमें तो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। शाम को 6:30 बजे आपको पहले दिन ही बता दिया। तो आप कौन सी क्लास के बारे में जानना चाहते हैं, पूरा मैसेज लिखें। ऐसे बीच में आकर पूछते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता क्या पूछ रहे हैं। तो मैंने ये कहा कई भाषा परिवार हैं, भारोपीय परिवार, तिब्बत बर्मा परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो यहां पर इन चार परिवारों में आपसे ये पूछ सकते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किस भाषा परिवार की है, तो द्रविड़। या फिर जो नॉर्थ ईस्ट में बोली जाने वाली, जैसे मणिपुरी है, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखें अन्य भाषाएं बोली जा रही हैं तो वो भी। तो ये सारी चीजें आप नोटिस कर सकते हैं कि अलग अलग भाषा परिवार के विषय में जानकारी दे रहा। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, अदिति शायद आज आप पहले दिन क्लास कर रही हैं इसलिए आपने ऐसा कमेंट लिखा, अदरवाइज आप जानती कि मेरी क्लास बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहती है। मैं एक्सप्लेन भले ही हिंदी में कर रहा हूं लेकिन पूरा मैटर साथ में इंग्लिश में भी वो रहता है। मैं दोनों को एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता क्योंकि वहां पर एक्सप्लेनेशन के समय मैं ऑलरेडी आपको बताता चलता हूं, और बहुत सारी चीजें आप देखेंगे पूरी तरह से इसमें यहां पर कंटेंट इंग्लिश में दिया हुआ। सी टेट के लिए ज्योग्राफी की क्लास इसी के साथ आगे बढ़ेगी। पहले हिस्ट्री कंप्लीट करूंगा, फिर इसके बाद ज्योग्राफी की क्लास होगी। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, कौन सी? वैदिक लिटरेचर की बात चल रही, हम लोग वैदिक लिटरेचर पर डिस्कशन कर रहे हैं। और वैदिक लिटरेचर पूरे वर्ल्ड में ओल्डेस्ट टेक्स्ट में माना जाता है। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, यानी वेदास की बात चल रही है। वेदास के बारे में आपको बताया, इनकी संख्या 4 है, 4 ऑफ वेदास।
एक है ऋग्वेदा, एक है सामवेदा, एक है यजुर्वेदा और एक है अथर्ववेदा। इसमें ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेदा is the oldest Veda composed about 3500 years ago. That's mean around 1500 BC. तो 1500 BC के आसपास ऋग्वेद को कंपोज किया गया, जो सबसे पहला वेद है। तो सबसे पहले ऋग्वेदा का कंपोजिशन हुआ। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइमन्स। हाइमन्स मैंने आपको बताया ही कि यहां पर ये एक तरीके से वेल सेड स्टेटमेंट है, जो प्रेयर्स के रूप में सूक्ता कहलाते हैं। प्रेयर्स के रूप में इन्हें कंपोज किया गया। These hymns are in praise of various gods and goddess. तो इसमें गॉड एंड गॉडेस के प्रेज में इन हाइमन्स को कंपोज किया गया है, जिसमें बेसिकली अगर देखें अग्नि, इंद्र, फिर इसी तरीके से सोम, तीन प्रमुख देवताओं के बारे में इसमें बात की गई। तो इंद्र कौन थे, अग्नि देवता कौन थे, सोम किसे कहा गया, ये सब इसमें एक्सप्लेन किया गया। फिर इसी तरीके से ये जो हाइमन्स हैं कंपोज किए गए ऋषियों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा, जिन्हें प्रीस्ट हम कह सकते हैं। प्रीस्ट स्टूडेंट्स को इसे पढ़ाते थे, किस रूप में? मेमोराइज करवाया जाता था। यानी लेखन कला का आविष्कार नहीं था, स्क्रिप्ट नहीं थी, बल्कि यहां पर ये आप देखें मेमोराइज करवाए जाते थे। और यहां पर एक तरीके से इन्हें पूरी तरह से लिसनिंग प्रोसेस से ये अडॉप्ट करते थे। तो मोस्ट ऑफ दी हाइमन्स वर कंपोज्ड, taught and learned by men। लेकिन कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जो विमेन द्वारा भी कंपोज किए गए। मैंने कुछ नाम भी बताए थे। ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत। जो अभी वर्तमान संस्कृत है उससे यहां पर ये अलग है। आगे बढ़े। द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। द ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड एंड हर्ड rather than the read. It was written down several centuries after। यानी ये बुक के फॉर्मेट में तो बहुत बाद में आई, पहले ये मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में तैयार हुई, वो भी बहुत बाद में। फिर हम लोग बात कर रहे थे लैंग्वेज फैमिली की। फैमिली ऑफ लैंग्वेज में हमने जाना कि यहाँ पर 4 लैंग्वेज फैमिली की बात की गई है। एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की बात की गई, उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाता है। फिर इसके साथ साथ इसके अलावा अदर कुछ लैंग्वेज फैमिली की बात की गई है, जैसे यहाँ पर तिब्बतो वर्मन फैमिली की बात की गई है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। द्रविडियन फैमिली की बात की गई है और इसी तरीके से ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की बात की गई। तो 4 लैंग्वेज फैमिली के यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं और उससे रिलेटेड लैंग्वेज के बारे में बताया गया। अब आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर फिजिकल मटेरियल को जमा करते हैं, एक्सकैवेशन करते हैं और एक्सकैवेट करके जो रिमेन्स को प्राप्त करते हैं उन पर रिसर्च करके हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इतिहासकार यहाँ पर साहित्यिक स्रोतों से भी इतिहास का अध्ययन करते हैं। लिटरेरी सोर्सेस, जो पुराने जमाने में लिखी गई पुस्तकें, उनके अध्ययन से भी यहाँ पर इतिहास पता चलता। तो एक तो भौतिक अवशेष है, फिजिकल रिमेन्स, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा रिसर्च करके हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट की जाती है। इसके अलावा लिखित स्रोत भी हैं, यानी रिटन सोर्सेज भी हैं जिससे हिस्ट्री तैयार होती है। तो लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं इतिहासकार। यानी इतिहास को जानने के 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, एक आर्कियोलॉजी और एक लिटरेरी वर्क। आर्कियोलॉजी का मतलब हुआ जहां भौतिक अवशेष, जैसे मान लीजिए कहीं से टीले प्राप्त किए गए, माउंट प्राप्त किए गए, उनका एक्सकैवेशन किया गया, उससे कोई चीज निकाली गई। आपको जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, अभिलेख है, पुराने सिक्के हैं या चित्रकलाएं हैं गुफाओं में मिली हैं, ये सब पुराअवशेष है। ये सब पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त हुए या ये धरती की सतह पर कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन मैं भौतिक अवशेषों के अलावा अन्य स्रोतों की भी बात करूं जिनसे इतिहास पता चलता है, तो वो लिखित स्रोत, रिटन सोर्स है या लिटरेरी वर्क है, इससे भी हमें इतिहास पता चलता है। जैसे ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद कोई भौतिक अवशेष नहीं, ये लिखित सामग्री, ये रिटन सोर्स है।
तो एक ऐसा लिटरेचर जो पुराने जमाने का है, पुराने समय में लिखा गया, वो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देता है। तो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, जैसे विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक ऐसे ही सूक्त का एक अंश है। मनु, बिल्कुल आपकी सोच सही है कि यहाँ पढ़ने वाले सभी ग्रेजुएट होंगे, लेकिन आपको बहुत पेशेंस के साथ क्लास में रहना होता है। स्पीड बढ़ाना बहुत बड़ा इशू नहीं होता, आप एक एक लाइन पर गौर करते हुए आगे बढ़ें। इससे आप देखेंगे कि कहीं पर कौन सी चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अंडरलाइन की जा रही है, उस पर गौर करना। हाँ, तो अब यहां पर हम बात करें, हाँ, मयूर रश्मि सिन्हा, जो भी आपका नाम है, आपको मालूम होना चाहिए कि अभिनय मैथ्स पर जो मेरी क्लासेस थी उसका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है। जो बची क्लासेस हैं वो मैं जरूर कंप्लीट करने आऊंगा, लेकिन बस कुछ लिमिटेड दिनों के लिए, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका है और अब वहां पर मुझे कंटिन्यू करने की इजाजत नहीं है। तो इसलिए अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आप यहां से मदद ले सकते हैं, लेकिन वहां मेरा रोल समाप्त हो चुका है। आप अगर बाकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं, मैनेजमेंट से बात करके रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त हैं जो वार्तालाप के रूप में है, यानी उसमें आपस में डिस्कशन करके बातों को रखा गया है, एक डिस्कशन को शो किया गया है। कैसे? तो विश्वामित्र नाम के एक ऋषि हैं, वैदिक काल के ऋषि, और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलुज, इनके बीच में यहां पर एक संवाद, एक डायलॉग हुआ है, जिसको सूक्त के रूप में ऋग्वेद में संकलित किया गया। तो जरा उदाहरण देखते हैं। विश्वामित्र और नदियां। विश्वामित्र का संबोधन है, हे नदियां, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये यहां पर एक तरीके से एड्रेस कर रहे हैं विश्वामित्र नदियों को। अब नदियां यहां पर क्या कह रही, जरा इसे देखा जाए। तो यहां ये कह रहे हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? फिर इसके बाद विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सुरक्षित उस पार जा सको। ये संबोधन यहां पर यह दिखाता है कि किस तरह से विश्वामित्र नदियों से बात करके एक मार्ग प्राप्त करना चाहते हैं, नदियों को पार करके जाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने नदियों से प्रार्थना की है। इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो वैदिक काल के सांस्कृतिक विकास है, यानी जो वैदिक एज का कल्चर है, वो किस एरिया में डेवलप हुआ। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल संजीत जी, हिस्ट्री ज्योग्राफी होगी क्लास 4.0 में। मैंने वही तो कहा कि जो क्लास चल रही थी, जो उसमें बचा पोर्शन है, वो मैं कंप्लीट करने आऊंगा। कल से उसमें, कल या परसों से उसमें क्लासेस रिज्यूम करूंगा, लेकिन बाकी आप वहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मांग सकते हैं। तो इतिहासकार हमें यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां नदियां बहती, यानी कि ये सिंधु घाटी का ही क्षेत्र है, पंजाब के रीजन का पार्ट है, क्योंकि पंजाब में ही ये नदियां प्रवाहित हो रही हैं। तो यहां पर वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की। यानी देखिए किस तरीके से एक सूक्त या मंत्रों के संग्रह से यह पता चल रहा है कि गाय और घोड़े आर्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पशु थे, और पंजाब में प्रवाहित होने वाली नदियों का जिक्र ऋग्वेद में हुआ, यानी ये पंजाब के आसपास सांस्कृतिक विकास के क्रम को भी दिखाता है।
अब ये कहता है क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? बिल्कुल, आर्यों के लिए रथ बहुत महत्वपूर्ण थे। अपने जवाब के लिए कारण बताओ, क्योंकि वो रथ की बात कर रहे हैं, रथ को पार ले जाने की बात कर रहे हैं, रथ से जाने की बात कर रहे हैं। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर ये बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है, जैसे घोड़ों का उल्लेख है, रथ का उल्लेख है। तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्य संस्कृति का विकास, आर्यन कल्चर का या वैदिक कल्चर का डेवलपमेंट पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ, पंजाब के आसपास की नदी घाटी में हुआ। गंगा और यमुना के क्षेत्रों में अभी आर्य संस्कृति नहीं पहुंची थी ऋग्वैदिक काल में। तो जब इतिहास लिखा जाता है, इतिहास की पुनर्रचना की जाती है, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो किस तरह से लिटरेरी सोर्सेज से मदद मिलती है, यहां पर उसका एक उदाहरण सामने रखा गया है। फिर ये कह रहे हैं मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं। तो जब आप मानचित्र 1 देखते हैं तो आप देखते हैं ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये जो नदियां हैं, सिंधु, सरस्वती तक का क्षेत्र, ये पूरी नदियों का क्षेत्र ऋग्वेद में वर्णित है। ऋग्वेद में इन नदियों के नाम मिलते हैं। गंगा यमुना का भी नाम मिलता है, लेकिन जैसे इस मानचित्र में मान लीजिए नर्मदा नदी का जिक्र है, सोन नदी का जिक्र है, महानदी का जिक्र है, गोदावरी का जिक्र है, कृष्णा का जिक्र है, कन्नार का जिक्र है, कावेरी का जिक्र है। ये सब वैदिक काल की नदियां नहीं है, यानी वेदों में इनका वर्णन नहीं। कहने का अर्थ ये, जो 5 नदियों के नाम पूछे गए आप बताइए जिनका वर्णन ऋग्वेद में नहीं है या वैदिक ग्रंथों में नहीं है, तो सोन, नर्मदा, महानदी या दक्षिण भारत की नदियों का जिक्र वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलता है। गंगा यमुना का जिक्र तो है भी, केवल एक बार हुआ, लेकिन इन नदियों का जिक्र भी नहीं है। तो इस तरह से वैदिक काल में जिन नदियों का जिक्र है वो पंजाब की 5 प्रमुख नदियों का नाम मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, यानी ऋग्वेद से कैसे हिस्टोरियंस हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल इसके हाइमन्स के बेस पर दिया गया, जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया। अब देखिए यहां पर आपके सामने ऋग्वेद की एक पांडुलिपि दी हुई, उसका एक सैंपल दिया हुआ है, एक नमूना दिया है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। भुर्ज नाम के वृक्ष की छाल पर लिखी गई ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी, ये कश्मीर में मिली थी। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया, यानी इस पर जो बातें लिखी हैं इसका अध्ययन किया गया। और फिर इसके बाद यहां पर इसी के आधार पर ऋग्वेद को एक बुक के रूप में प्रिंट किया गया। तो पांडुलिपियों पर ये लेख प्राप्त हुए। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित रखी हुई। तो ऋग्वेद की कुछ पांडुलिपियां प्राप्त हुई अलग अलग स्थानों से, जैसे कश्मीर में मिली थी, आज ये महाराष्ट्र के पुणे के एक पुस्तकालय में संरक्षित है। और इसी बेस पर ऋग्वेद को एक बुक के रूप में कंपाइल्ड किया गया। तो ये एक उदाहरण दे रहा है कि कैसे हमारे सामने आज यहां पर ये ऋग्वैदिक टेक्स्ट बुक उपलब्ध है। तो एक पेज है ये मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा का। तो इसी मैन्युस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करके इस पर वैदिक टेक्स्ट तैयार किए गए। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं वैदिक काल में जो मवेशी, घोड़े और रथों का जिक्र मिला है। ऋग्वेद में मवेशियों पर बात की गई है। बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे सूक्त भी उसमें ऋग्वेद में है, ऐसे मंत्र भी हैं जिसमें पुत्र कामना से प्रार्थना की जा रही है, घोड़ों की प्राप्ति के लिए कामना की जा रही है, इसके अलावा मवेशियों के लिए कामना की जा रही है। तो घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थीं, जहां अच्छे चारागाह हों या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता। तो वैसे तो ज्यादातर लड़ाइयां अगर देखें मवेशियों के लिए लड़ी गई, क्योंकि कहा गया है
कि इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। तो जीत कर लाए जाते थे मवेशी, यानी कि ज्यादातर लड़ाइयां गायों को लेकर होती थी। ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर इन्हीं के लिए इसके साथ साथ जमीन के लिए भी लड़ाइयां हुई, यानी मवेशियों के साथ साथ आप नोटिस करें तो लड़ाइयां जमीन के लिए भी लड़ी गई। तो अगर आपके पेपर में यही प्रश्न आ गया कि वैदिक काल में आर्य कबीलों के बीच होने वाली लड़ाइयों का मुख्य कारण क्या था, तो गायों को लेकर, घोड़ों को लेकर या जमीन को लेकर ये लड़ाइयां ज्यादातर होती थी। कुछ लड़ाइयां पानी और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, यानी गुलाम के रूप में लोगों को रखने के लिए। तो जल स्रोतों पर कब्जा करने के लिए या गुलामों को पाने के लिए भी शायद लड़ाइयां होती थी। इस तरह से भी कुछ उदाहरण वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं। तो इसमें यह बताया गया कि वैदिक काल में लड़ाइयां आम बात थी, कबीलों के बीच में अक्सर लड़ाइयां होती थी। इन लड़ाइयों के कारण क्या थे, इस पैराग्राफ में उसकी चर्चा की गई। फिर युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था। कबीले का एक सरदार होता था। सरदार को मवेशी, क्या मवेशी कहते हैं गाय, भैंस, इस तरह के जानवरों को, दूध देने वाले पशुओं को। तो समीक्षा, मवेशी का मतलब होता है कैटल्स। तो कैटल्स को ही, यानी हिंदी में हम जिन्हें यहां मवेशी कहते हैं, अंग्रेजी में शब्द है कैटल्स, यानी गाय, बैल या फिर भैंस, जो दुधारू पशु होते हैं उनको इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो मवेशी का मतलब सिंपल से गाय से है। फिर इसके बाद कुछ हिस्सा पुरोहितों को भी दिया जाता था, यानी कबीले के सरदार का स्थान समाज में बहुत प्रमुख था। इसके साथ साथ पुरोहित भी पद होते थे, पुरोहित भी बहुत महत्वपूर्ण थे। और जो शेष धन यहाँ पर युद्ध में जीत कर लाया जाता था वो आम लोगों में बांटा जाता था, यानी कबीलों में बांटा जाता था। भाई सिराजुद्दीन जी वही पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी ही रिवाइज करवा रहा हूं। ये एनसीईआरटी की ही क्लास चल रही है। अगर आप नोटिस करें, आपने कहा सर एनसीईआरटी का रिवीजन करा दो, तो और मैं करा क्या रहा हूं। सिराजुद्दीन जी, अगर आप क्लास को अटेंटिव तरीके से फॉलो कर रहे हो तो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक ही चल रही है। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था, यानी यज्ञ के काम में भी इसका उपयोग होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। आहुति का मतलब बलि से भी है, एक तरीके से सैक्रिफाइस, यानी यज्ञ जैसे कर्मकांड करते थे आर्य लोग। और यज्ञ में अगर देखा जाए तो यहां पर आग में आहुति देने की प्रथा थी। और इसके साथ साथ यहां पर घी, अनाज और जानवरों को भी आहुति के रूप में समर्पित किया जाता था। हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे कि वैदिक ग्रंथों में कौन कौन से साहित्य शामिल है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और उसके अलावा उससे जुड़ी कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कस की। जैसे वैदिक काल में आर्यों का जीवन कैसा था, पशुचारक समाज में किस तरह के पशुओं का विशेष महत्व था, वेदों में किन नदियों का जिक्र हुआ है, ये सब कुछ बेसिक जानकारी हम लोग पिछली क्लास में ले चुके हैं। आज इस क्रम में अगले पैरा से बढ़ रहे हैं, जिसमें पहला टाइटल है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। यानी ऋग्वेद में या वैदिक ग्रंथों में जो शब्द आए हैं उससे हमें आर्यों के जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है, उनके लाइफ के बारे में, चाहे वो सोशल लाइफ है, चाहे इकोनॉमिक लाइफ है, चाहे पॉलिटिकल लाइफ है। इसके बारे में जानकारी का सबसे बड़ा आधार वैदिक लिटरेचर है, वैदिक साहित्य है। और ऋग्वेद में जो इस तरह के टर्मोलॉजी है उससे पता चलता है कि उनका जीवन कैसा था। तो इसमें बताया गया है कि लोगों का वर्गीकरण काम, देखिए सबसे पहले स्पष्ट किया गया लोगों का वर्गीकरण, यानी समाज का वर्गीकरण था, सोसाइटी को क्लासिफाइड किया गया था। जैसे आज हमारे समाज में जातीय व्यवस्था आप देखते हैं, कास्ट सिस्टम देखते हैं, ये वर्गीकरण। लेकिन उस समय जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है सोसाइटी में लोगों का, उसका आधार काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। तो जो वर्गीकरण समाज का होता है वो कार्य के आधार पर हो सकता है, भाषाई आधार पर हो सकता है, परिवार की संरचना के आधार पर हो सकता है, समाज के संरचना के आधार पर हो सकता है।
या रहने के स्थान के आधार पर हो सकता है, या फिर कल्चर के बेस पर हो सकता है। तो ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखकर यह पता चलता है कि उस समय समाज का वर्गीकरण कैसा था। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर, यानी यहां पर ये दो समूहों की बात कर रहा है और कह रहा है काम के आधार पर समाज में वर्गीकरण देखने को मिलता है। एक तो पुरोहित की बात की गई है, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था और तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। तो पुरोहितों का काम क्या था? धार्मिक कर्मकांडों को संपादित करना, यज्ञ और अनुष्ठान, यज्ञ से जुड़े अनुष्ठान को संपन्न करवाना। और दूसरे लोग थे राजा। तो यहां पर अगर आप देखें, एक तो समाज में पुरोहित वर्ग था, एक प्रशासक या शासक वर्ग था। दो वर्गों की बात की गई। समाज में दो ऐसे समूह हैं जिनके वर्गीकरण का आधार काम, यानी उस समय समाज का वर्गीकरण काम के आधार पर था। दरअसल आप आगे पढ़ेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त आया, पुरुष सूक्त से यह पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों के कर्तव्य धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करवाना, यज्ञ संपन्न करवाना, धार्मिक क्रियाकलापों को पूरा करवाना, इसीलिए उन्हें पुरोहित श्रेणी में रखा गया है। क्षत्रियों का कर्तव्य कबीलों पर शासन करना, कबीले की रक्षा करना, पशुधन की रक्षा करना। एक रक्षक के तौर पर वो शासक प्रशासक की भूमिका में होते थे, तो वो क्षत्रिय हो गए। वैश्यों का काम था जीविका चलाने के लिए संसाधन जुटाना, उत्पादन क्रियाओं को अंजाम देना, यानी कृषि, व्यवसाय, व्यापार, इस तरह के कार्य। और फिर इसके साथ साथ यहां पर जो शूद्र वर्ण के लोग थे, वो समाज में सेवक वर्ग के तौर पर देखे जाते थे। तो यहां पर दो समूहों की बात की गई। ऋग्वेद में शब्द जो आए हैं इनके लिए, वो पुरोहित और राजा के रूप में, तो दोनों के काम बताए गए। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी। तो नियमित सेना नहीं होती थी राजा के पास। यहां जो विशेषता बताई जा रही, ध्यान रखिए, राजधानी नगरों का, यानी नगरीकरण तो था ही नहीं। तो महल बनने या राजधानी नगरों का निर्माण होने की तो बात ही नहीं हो रही है। और ना ही इनके पास कोई नियमित सेना होती थी, ना ही उस समय कर प्रणाली का विकास हुआ था। कर वसूलने की व्यवस्था नहीं थी कि नियमित रूप से कर लिया जाता हो। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। यानी आरंभिक ऋग्वैदिक काल में, अर्ली वैदिक एज में अगर देखा जाए, तो वंशानुगत राजतंत्र का विकास भी नहीं हुआ था। कबीलाई समाज था, ट्राइबल सोसाइटी थी, जिसमें ट्राइबल चीफ बनने के लिए योग्यता होती थी। तो इस समय के राजनीतिक विशेषता के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, ये क्या कह रहा है कि आज जैसा आगे आप राजतंत्र के बारे में पढ़ोगे, वैसे राजतंत्र का विकास इस समय नहीं हुआ था कि राजा राजधानी नगरों में रहे, महलों में रहे, नियमित सेना हो, नियमित कर प्रणाली हो। नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वंशानुगत राजतंत्र का भी शुरुआत में विकास नहीं था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जन शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। और दूसरा था विश्व। तो जन और विश्व शब्द का प्रयोग किया गया, विश्व जिससे वैश्य शब्द निकला। तो जन का मतलब होता है समुदाय, समाज, लोग, और विश्व शब्द से ही बना है वैश्य। तो ऋग्वेद में जन और वैश्य शब्द का प्रयोग मिलता है, विश्व शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या भरतजन या यदुजन, ऐसे कई नामों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वैसे पंचजन्य का उल्लेख है, 5 जनों को प्रमुखता प्राप्त की गई है, प्रमुखता प्रदान की गई है, और उन्हीं को पंचजन्य भी कहा गया, जिनमें पुरुजन बहुत प्रमुख थे,
यदुजन प्रमुख थे और भरतजन जिसके राजा सुदास, जिन्होंने पौरुषणी नदी यानी रावी नदी के किनारे दासराग युद्ध भी लड़ा था। तो इस तरह से ऋग्वेद में विष और जन का उल्लेख मिलता है, जिसमें कुछ प्रमुख जनों के नाम भी मिले हैं। फिर जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अब देखिए, आर्य शब्द का प्रयोग भी है। तो इन मंत्रों के जो दृष्टा थे, इन मंत्रों के जो रचयिता थे, इन प्रार्थनाओं की रचना करने वाले जो समुदाय के लोग थे, उनके लिए आर्य शब्द आया। तथा अपने विरोधियों को ये दास या दस्यु कहते थे। तो यहां भी आप देखिए, ऋग्वेद में दो तरह की शब्दावलियां हैं, एक है आर्य और एक है दास या दस्यु। तो दस्यु कौन थे? दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। यानी आर्य संस्कृत भाषी लोग थे, संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग थे, लेकिन दास या दस्यु ये शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, इनकी भाषा संस्कृत नहीं थी और ये आर्यों से अलग परंपराओं का पालन करते थे। जैसे आर्य यज्ञ जैसे कर्मकांडों को संपादित करते थे, लेकिन दास या दस्यु यज्ञ नहीं करते थे। बाद के समय में दास किसी का स्त्रीलिंग दासी है, इस शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। तो ये शायद ये दिखाता आर्य और अनार्य समाज में दो वर्ग था। आर्यों का वर्ग, उनकी पहचान थी संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग, यज्ञ जैसे कर्मकांड को करने वाले लोग, और जो अनार्य जिनके लिए दास शब्द आया है, ये संभवतः दूसरी भाषा बोलने वाले लोग थे। आगे चलकर इन्हें गुलाम के पर्याय में देखा गया। तो ऋग्वेद में जो शब्द आए, अब ये जो पूरा शीर्षक है, यानी जिस पैरा को हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से आप नोटिस करें, यहां पर इसका शीर्षक यही था कि लोगों की विशेषता हमें कैसे पता चलती है। तो ऋग्वेद में जो शब्द आए, तो एक तो ऋग्वेद में जो बातें बताई गई हैं उससे सामाजिक वर्गीकरण पता चलता है कि सोसाइटी का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था। तो शुरुआत में कह रहे हैं कि कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी समाज हो, उसका वर्गीकरण काम को आधार बनाकर, भाषा को आधार बनाकर, परिवार को आधार बनाकर, या निवास स्थान को आधार बनाकर, या उनकी सांस्कृतिक परंपराओं को आधार बनाकर, उनके कल्चर के बेस पर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। और इसी क्रम में जो जो शब्द आए हैं वो यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। जैसे पुरोहित किसे कहा गया है, राजा किसे कहा गया है। राजा को आज के संदर्भ में या जो बाद के राजतंत्र रहे उनसे अलग बताया गया, यहां कबीले के सरदार के रूप में इसे देखा गया है। फिर इसके साथ साथ जनता या समुदाय के लिए, समाज के लिए जन शब्द का प्रयोग हुआ। यानी आर्य जब प्रारंभिक दौर में थे, जिसको हम अर्ली वैदिक एज कहते हैं, तो कबीलों के समाज में बटे हुए थे, जिसके लिए जन शब्द का प्रयोग हुआ है। जन से शायद छोटी इकाई विश्व रही होगी, जिससे वैश्य शब्द निकला है। तो जन और विश्व जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में कुछ प्रमुख जनों का उल्लेख भी हुआ है। फिर इसके बाद समाज का एक और वर्ग दिखाई देता है, एक आर्य और एक अनार्य। अनार्यों के लिए दास या दस्यु शब्द आया है। तो ये चीजें इसमें स्पष्ट की गई। तो वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, यानी कि ऋग्वेद में जो वर्डिंग्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उसी के बेस पर सोसाइटी की एक पिक्चर या एक इमेज क्लियर होती। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क, यानी वर्क के रेफरेंस में भी सोसाइटी को डिस्क्राइब किया जा सकता है। लैंग्वेज के बेस पर भी सोसाइटी को डिस्क्राइब किया जा सकता है, या फिर जिस प्लेस से वो बिलोंग करते हैं, यानी उनका रिजाइडिंग एरिया, उसके बेस पर भी यहां पर क्लासिफिकेशन सोसाइटी की हो सकती है। उनके फैमिली स्ट्रक्चर के बेस पर हो सकता है, या फिर उनकी कम्युनिटीज जो हैं, या कल्चरल प्रैक्टिसेस के बेस पर। तो यहां पर इसी बेस पर एक कहते हैं कि ऋग्वेद में कुछ वर्ड्स आए हैं जिसके बेस पर हम उनके सोसाइटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे ऋग्वेद में इस तरह के वर्ड्स आए जिसके बेस पर कहा जा सकता है समाज में, सोसाइटी में दो ग्रुप थे। एक के लिए यहां पर अगर देखा जाए तो प्रीस्ट, पुरोहित,
और एक के लिए यहां पर राजा या किंग के रूप में यहां पर डिस्क्राइब किया गया वर्ड है। तो ये दिखाता है कि इनके वर्ग के आधार पर यह क्लासिफिकेशन था। राजा का काम अलग था, पुरोहित का काम अलग था। पुरोहितों के लिए कभी कभी ब्राह्मण शब्द का भी प्रयोग किया गया। तो ये सोशल क्लासिफिकेशन को दिखाता कि वैदिक एज में सोसाइटी 4 क्लास में डिवाइडेड थी, 4 वर्गों में बटी थी। एक यहां पुरोहित यानी ब्राह्मण, राजा यानी क्षत्रिय, और फिर इसी तरीके से वैश्य और शूद्र जैसे समाज के लोग भी थे। लेकिन जो राजा शब्द का प्रयोग किया गया है, ये बाद में जो आप बाद के मगध साम्राज्य के इतिहास में राजतंत्र पढ़ेंगे, वैसी मोनार्की नहीं थी, मोनार्कियल स्टेट नहीं थे, क्योंकि यहां पर कोई कैपिटल सिटी नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया अर्बनाइजेशन हुआ ही नहीं था, ना फिर उनके पास परमानेंट आर्मी होती थी, ना ही वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस, कोई परमानेंट टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं हेरिडेटरी रूलिंग सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ था अर्ली वैदिक एज में। फिर इसके बाद यहां पर यह भी टर्म यूज किया गया, एक टर्म मैंने आपको बताया जन यूज किया गया है, और एक टर्म यहां पर विश टर्म यूज किया गया। तो जन और विश शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि ऋग वैदिक पीपल जन में डिवाइडेड थे, और जन कम्युनिटी के लिए टर्म यूज किया गया है, और फिर इससे शायद स्मॉलर यूनिट रही होगी विश। तो जन और विश शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया। जैसे अगर आप देखें तो ऋग्वेद में यहां पर कुरुजन का उल्लेख मिलता है, या फिर भरत जन का उल्लेख मिलता है, या फिर इसी तरीके से यदुजन का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में कई जनों के नाम मिले हैं, जिसमें 5 प्रमुख हैं जिनको पंचजन्य भी कहा गया। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि एक और टर्म मिलता है आर्य, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनके अपोनेंट्स के लिए जो शब्द आया है वो है दास या दस्यु। तो दास और दस्यु कौन थे, आर्य कौन थे, उनको डिफरेंशिएट किया गया है, इसमें बताया गया है कि इनमें क्या अंतर है। तो ये वैदिक काल के विषय में एक संक्षिप्त चर्चा क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक में की गई, जिसको मैंने आपके सामने रखा। ऋग्वेद को लेकर के जो यहां सोसाइटी की इमेज क्रिएट होती है, जो उस समय का ऑक्यूपेशन सामने आता है कि यार लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, ये सब अब तक के डिस्कशन से आपको समझ में आया होगा। अब इसी चैप्टर में चैप्टर 4 आप पढ़ें क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक में, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये दिखाता है कि जिस समय नॉर्दर्न इंडिया में वैदिक कल्चर का डेवलपमेंट था, उसी दौरान सदर्न इंडिया में किस तरह का हिस्टोरिक पीरियड था, किस तरह का कल्चरल डेवलपमेंट चल रहा था। इसीलिए आप नोटिस करें, कह रहा है जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। आइए देखें वहां क्या हो रहा था। तो ऋग्वेद की रचना का मतलब ही है कि 1500 बीसी से लेकर के आगे का जो समय है, लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय, उसमें ऋग्वेद का संकलन हुआ, और उसके बाद फिर अन्य वैदिक ग्रंथों का संकलन हुआ। तो जिस समय उत्तर भारत के इतिहास में या इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में ऋग्वेद यानी पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में जहां वैदिक संस्कृत का विकास हुआ, उसी दौर में भारत के अन्य स्थानों पर, खासकर दक्षिण भारत में किस तरह की संस्कृत थी। तो इसे शीर्षक दिया गया खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अब यह महापाषाण क्या है, इसके लिए इंग्लिश में टर्म है मेगालिथ। ये मेगालिथ क्या है और मेगालिथिक कल्चर क्या है, इसको इसमें डिस्क्राइब किया गया, इसके बारे में इसमें बताया गया। तो सबसे पहले तो आप इस चित्र को देखिए। यह चित्र यह दिखा रहा है कि एक कब्र है, इस कब्र के अंदर दफनाने की ये जगह है, इसको चारों तरफ बड़े पत्थरों से घेरा गया है, इसमें एक होल भी बना हुआ आप देख रहे हैं, शायद इससे शव को इसके अंदर रखा जाता होगा। तो इस पूरे चित्र की व्याख्या यहां की गई है कि इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान यानी सिस्ट कहा गया, यानी एक ताबूत में शायद शव को रख करके उसे दफनाया जाता था और उसे बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया गया।
तो यहां दिखाए गए सिस्ट में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं बीच वाला सेंट्रल पार्ट, ये सिस्ट है। सिस्ट का मतलब ही है ताबूत समाधान, ताबूत में रखकर शव को दफनाना। तो इसमें मैंने कहा बीच में आप देखिएगा एक पोर्ट होल, बड़ा सा सुराख बना हुआ, शायद पत्थरों से बने हुए। इस कमरे में शव को रखने की ये जगह होगी या इसमें जाने की ये जगह होगी। इस तरह से ये कब्र तैयार की जाती थी। और इनके कल्चर के बारे में हमें जानकारी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनके कब्रों से ही मिली, इनके कब्रों से ही इनके कल्चरल हिस्ट्री के बारे में पता चला। इसीलिए इसको शायद नाम दिया गया है मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथ क्या था? ये कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों से आप देखिए चारों तरफ से घेर दिया गया, इसी को मेगालिथ कहा गया। तो इसी की आगे व्याख्या है कि ये शिलाखंड, शिलाखंड मतलब ये जो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े आप देख रहे हैं, महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। महा का मतलब होता है बड़ा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो ये जो शिलाखंड आपने अभी चित्र में देखा, इमेज में देखा, ये महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे, इसीलिए इन्हें महापाषाणिक कब्रें कहा गया। और महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। तो 3000 साल पहले का मतलब अगर इसके टाइम पीरियड को आप नोट डाउन करें तो आप कह सकते हैं कि यह लगभग 1000 ईसा पूर्व की बात हो रही है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस बुक में जितनी भी बातें की गई हैं समय को लेकर, इसमें 2000 ईस्वी सन को मान करके आधार बनाया उसको 2000 ईस्वी सन को। और जब 3000 साल पहले कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि 2000 ईस्वी सन जो बीता ये और 1000 बीसी मिला दीजिए, दोनों 3000 साल पहले हो गया। तो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृत का विकास हुआ था। इसे महापाषाणिक संस्कृत या मेगालिथिक कल्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कल्चर के विषय में हमें जानकारी इनके कब्रों से मिली, ऐसी कब्रों से जिसे बड़े बड़े पत्थरों से घेरा गया है, उसी को महापाषाणिक कब्र कहा गया। तो ये कहते हैं ये प्रथा किन क्षेत्रों में थी? दक्कन में थी। एरिया भी ध्यान रखें, दक्कन दक्षिण भारत यानी जो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है, और इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में भी इस तरह की प्रथाएं देखने को मिली। क्षेत्र भी याद रखें, कश्मीर घाटी में भी इस तरह की महापाषाणिक कब्रें मिली हैं, उत्तर पूर्वी भारत में भी इस तरह की कब्रें मिली हैं, लेकिन मुख्यतः दक्कन और दक्षिण भारत में इस तरह के सांस्कृतिक विकास के विषय में जानकारी मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए भी गए। अब मानचित्र 2 आपको याद होगा, हम लोग कई बार इसको देख चुके हैं, ये वाला मैप। इसमें महापाषाणिक पुरास्थल को हरे रंग के सर्कल से दिखाया गया। ये जो हरे रंग का सर्कल आप देख रहे हैं, ब्रह्मगिरी, आदिचनल्लूर, ये दो सबसे प्रमुख महापाषाणिक पुरास्थल इसमें लिखे हुए हैं। तो मैं महापाषाणिक पुरास्थल का यहां नाम भी लिख दे रहा हूं, महापाषाणिक मेगालिथिक साइट, महापाषाणिक पुरास्थल मेगालिथिक साइट। इसमें से एक है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, और दूसरा है आदिचनल्लूर। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो ब्रह्मगिरी है ये कर्नाटक राज्य क्षेत्र में दिखाई दे रहा, कर्नाटक राज्य क्षेत्र में, और जो आदिचनल्लूर है ये तमिलनाडु राज्य में दिखाई दे रहा। तो ये दो पुरास्थल प्राप्त हुए जो महापाषाणिक पुरास्थल हैं। फिर कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं
कि महापाषाणिक संस्कृत जो नामकरण हुआ है वो इसलिए क्योंकि इनसे ही हमें इनके कल्चर के विषय में जानकारी मिली, इनके कब्रों से हमें इनके कल्चर के विषय में जानकारी मिली। जैसे कह रहा है इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। जैसे सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। अब इस कल्चर के बारे में बता रहे हैं, इसमें यूनिफॉर्मिटी देखिए, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी काले लाल मृदभांड कहा गया, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना गया। तो ब्लैक एंड रेड वेयर का इस्तेमाल ये महापाषाणिक संस्कृति की विशेषता थी। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार। अब देखिए यहां पर लोहे का प्रयोग भी दिखाई दे रहा है, लोहे के औजार और हथियार। घोड़ों के कंकाल मिले हैं और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने मिले। तो ये जो चीजें मिली हैं ये इनके सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी दे रही, इनके कल्चर के बारे में बता रही। अब यहां पर एक प्रश्न किया गया, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो इसका जवाब बिल्कुल आप यही देंगे, नहीं। हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। मनुष्य द्वारा सबसे पहले जो धातु प्रयोग में लाई गई वो तांबा थी, वो कॉपर था, और उसके बाद तांबे में टिन मिला करके हड़प्पा वासियों ने एक नई धातु बनाई, कांसा। तो तांबे के बाद कांसे से लोग परिचित हुए। फिर इसके अलावा सोने चांदी से परिचय हुआ धीरे धीरे, लेकिन लोहे का ज्ञान वैदिक काल में आया। लेकिन महापाषाणिक संस्कृति के लोगों को लोहे का ज्ञान था, क्योंकि आप देखेंगे ऋग वैदिक काल के अंतिम चरण तक उत्तर भारत में भी आर्यों को लोहे का ज्ञान हो चुका था। ऐसा वैदिक शब्दों से पता चलता है, ऋग्वेद के वर्णन से पता चलता है, जिसमें लोहे के लिए शायद श्याम अयस या कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ। तो महापाषाणिक संस्कृति का क्षेत्र क्या था, इनकी क्या विशेषताएं थी, किस तरह के मृदभांड इस्तेमाल करते थे, किस तरह के औजार मिले इनकी कब्रों से, ये सारी विशेषताएं इसमें बताई गई। तो महापाषाणिक कब्रों से मिले जो लोहे के सामान है उसके कुछ इमेज भी इसमें दिखाए गए। ये सब लोहे से मिले, लोहे से बने हुए कुछ औजार मिले जो एक इंडिकेशन देते हैं कि उस समय लोहे का प्रयोग करना ये लोग सीख चुके थे। जैसे बाईं ओर आप गौर करें तो घोड़े के लिए सामान, तो घोड़े के लिए जैसे लगाम का इस्तेमाल करते हैं शायद उस तरह, या उसके ऊपर बैठने के लिए जो पैर फंसाकर जिसमें चढ़ते हैं, जीन बोलते हैं उसे शायद, उस पर। यहां नीचे की ओर आप देखेंगे तो ये एक कुल्हाड़ी जैसी औजार दिखाई दे रहा है, यहां एक कटार आपको दिखाई दे रही। तो ये सब लोहे से बने हुए औजार इन कब्रों में मिले। तो while the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. Let us look at some of these. तो ये यही कह रहा है कि जिस समय सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, पंजाब रीजन में वैदिक कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा था, वैदिक संस्कृत का विकास हो रहा था, उसी समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अदर रीजन में मेगालिथिक कल्चर आया। तो मेगालिथिक कल्चर के बारे में जानकारी दे रहा है, जिसमें सबसे पहले एक इमेज दी गई कि मेगालिथ था क्या, मेगालिथ किसे कहा गया। तो दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज अ सिस्ट। इसी को क्या कहा गया, सिस्ट कहा गया। अब सिस्ट क्या है? तो सिस्ट बेसिकली अगर देखा जाए तो एक ताबूत जैसी संरचना थी जिसमें शव को रख करके उसे दफनाया जाता था। इसमें पोर्ट होल्स भी बने, ये होल आप इमेज में देख रहे होंगे, जिससे शायद शव को अंदर रखने के लिए या इसमें उतरने के लिए एक जगह बनाई जाती थी। इस तरह के ताबूत तैयार किए जाते थे। These stone builders are known as megaliths. Literally big stone, यानी बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं जिससे इन कब्रों को घेरा गया, इसी को मेगालिथ कहा गया। अब इन्हीं के इस बरियल साइट से हमें कुछ विशेष जानकारी मिलती है, और इस तरह के कल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बताया गया है बिगिन अबाउट 3000 ईयर्स एगो, यानी अराउंड 1000 BC। 3000 ईयर्स एगो का मतलब ही हुआ अराउंड 1000 BC की बात हो रही है कि मेगालिथिक कल्चर का टाइम पीरियड ये था। और खासकर इसका एरिया बताया गया डेक्कन के रीजन में,
साउथ इंडिया के रीजन में या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के रीजन में, उत्तर पूर्वी भारत में, और इसके अलावा कश्मीर वैली में भी इस तरह के कुछ साइट्स मिले हैं जो ये प्रमाण देते हैं कि मेगालिथिक कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। Some important megalithic sites are shown on map too. While some megalith can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground. तो मैंने आपसे अभी कहा कि जब हम मेगालिथिक साइट्स की बात करते हैं तो इसमें कर्नाटक में ब्रह्मगिरी और तमिलनाडु में आदिचन्नल्लूर सबसे इंपॉर्टेंट ये दो साइट्स मिली हैं, ब्रह्मगिरी और आदिचन्नल्लूर। ये मेगालिथिक साइट्स मिली हैं जिससे हमें इनके इतिहास के बारे में, इनके पास्ट के बारे में पता चलता है कि ये लोग कैसे थे, किस तरह के कल्चर में विश्वास करते थे। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indication that there are burials beneath. यानी कि इन बरियल से ही, इनके समाधान से ही हमें इनके संस्कृत के विषय में पता चला। और चूंकि ये लोग शवों को दफनाने के बाद एक पत्थर से उसे कब्रों को घेर देते थे, इसीलिए शायद इसे मेगालिथिक कल्चर का नाम दिया गया। फिर इसके बाद यहां यह भी बताया गया कि इसमें कई चीजें मिली हैं जिससे ये पता चलता है कि ये लोग उस समय किस तरह के पॉट्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा कई टूल्स और वेपन्स मिले हैं जो कि आयरन के बने, यानी आयरन यूज करना ये लोग सीख चुके थे। और इसके अलावा स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस मिले हैं, हॉर्स इक्विपमेंट मिले हैं, ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड मिले हैं। तो ये दिखाता है कि इस तरह का कल्चर ये लोग फॉलो कर रहे थे। हाँ, ये जो सवाल आपसे यहां किया गया तो इसका आंसर होगा नो। हड़प्पन्स वर नॉट फैमिलियर विद द आयरन, यूज ऑफ आयरन। आयरन का यूज हड़प्पन सिटीज में नहीं हुआ। तो आयरन के बने जो इक्विपमेंट मिले हैं उनमें मेगालिथिक बरियल्स में मिले हैं, उनमें अगर देखें तो कुछ हार्स इक्विपमेंट, ये संभवतः शायद जीन थी या लगाम, इसमें कोई प्रयोग होता हो, इसमें पैर फंसाकर घोड़े पर बैठने के लिए शायद इस्तेमाल होता हो। ये आप देख रहे हैं एक्सेस हैं, कुल्हाड़ियां हैं, ये डैगर है, कटार है। तो ये दिखाता है कि मेगालिथिक कल्चर के लोग आयरन यूज करना जानते थे। अब लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में भी हमें कैसे पता चलता, यानी उस समय सोशल डिस्पैरिटीज कैसी थी। तो पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ जो पाई गई चीजें हैं वो मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। जैसे ब्रह्मगिरी मैंने अभी आपको बताया, यहां एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। तो ब्रह्मगिरी से जो कब्र मिली इसमें 33 सोने के मनके, मनके मैंने आपको बताया था जो गले में बीड्स पहनते थे, सोने के बने हुए मनके और शंख मिले। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। तो ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दिखाता। शायद कुछ लोग अमीर रहे होंगे, रिच क्लास से बिलोंग करते होंगे, तो कुछ लोग गरीब रहे होंगे, कुछ शायद कबीले के सरदार रहे होंगे, कुछ उनके अनुयायी रहे होंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन कब्रों से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो इनके सामाजिक स्तर को भी दिखाती हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इन कब्रों से हमें इनके कल्चर के बारे में यह भी पता चलता है कि समाज अलग अलग वर्गों में बटा था। समाज में मुख्यतः दो वर्ग रहे होंगे, एक शायद रिच क्लास के लोग हों और एक पुअर पीपल हो। तो जो रिच और पुअर का क्लासिफिकेशन है ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि उस समय रिच और पुअर रहे होंगे, तो ये इनके कहीं ना कहीं बरियल से, इनके जो है कब्रों से हमें पता चल रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो इन कब्रों से प्राप्त की गई सामग्रियां उस पर रिकंस्ट्रक्ट किया हिस्ट्री को कि इनका कल्चर कैसा था। ये कहते हैं जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं एक्सकेवेशन में इन स्केलेटन के साथ, वो यहां पर ये दिखाते हैं कि ये पर्सन्स किस तरह की सोसाइटी को बिलोंग करते थे। जैसे
कुछ ऐसे भी स्केलेटन मिले हैं इन बरियल्स में जहां पर काफी ऑब्जेक्ट्स उनके साथ रखे गए डेड पर्सन्स के साथ। जैसे ब्रह्मगिरी से अगर आप देखें तो एक ऐसा ग्रेवयार्ड मिला है जहां पर बरीड किए गए व्यक्ति के साथ 33 गोल्ड बीड्स मिले हैं और 2 स्टोन बेड्स मिले हैं, 4 कॉपर बैंगल्स मिले हैं और 1 कॉन्च सेल मिले हैं, शंख। इसके अलावा एक स्केलेटन ऐसा मिला है जिसमें केवल कुछ मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ पॉट्स ही मिले हैं। हाँ आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो फाइंड्स हैं ये क्या सजेस्ट करते हैं कि समाज यानी सोसाइटी दो क्लास में डिवाइडेड थी, रिच एंड पुअर। यानी हम जो इतिहास में पढ़ते हैं, कोई बात अगर कही जा रही कि सामाजिक वर्गीकरण था, सोशल क्लासिफिकेशन था, तो बात कहने का आधार क्या, ग्राउंड क्या, ये जो हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में मिले ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके बेस पर हिस्ट्री में ये कंस्ट्रक्ट किया गया। अब कहते हैं क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? तो कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले, वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। तो पोर्ट होल बनाने के पीछे शायद एक बहुत बड़ी वजह यही थी कि एक ही फैमिली में मरने वाले लोगों को उसी पोर्ट होल के रास्ते उसी कब्र में साथ में दफना देते थे। यानी जहां पहले उनके पूर्वजों को दफनाया गया, वहीं पोर्ट होल से उनकी भी डेड बॉडी को उसके अंदर डाल दिया गया। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते। यानी अब इस सवाल का भी जवाब आपके पास है कि जो ये कब्रें हैं, इन कब्रों को क्यों बड़े बड़े पत्थरों से घेरा जाता था, जिससे पहचान हो सके कि यह कब्र किस परिवार से संबंधित है या किसकी। तो शायद एक स्मारक चिन्ह के तौर पर यहां पर ये बड़े बड़े पत्थरों से कब्रों को घेर देते थे और एक परिवार के लोगों को वहीं पर फिर दफनाते थे। वर सम बरियल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज? तो इसका जवाब है बिल्कुल। और शायद इसीलिए यहां पर आप देखें तो साइन पोस्ट के रूप में यहां पर ये सर्कल्स या बोल्डर्स यूज करते थे। यहां पर एक बड़े स्टोन सर्कल बनाते थे वहां पर कब्रों को घेरने के लिए। अब आते हैं इनाम गांव, एक बस्ती मिली है। इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है। इनाम गांव बेसिकली महाराष्ट्र से प्राप्त एक पुरा स्थल है। तो मानचित्र में आप देखेंगे इनाम गांव दिया हुआ है। इनाम गांव को आप महाराष्ट्र में पाएंगे, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। तो 3600 साल पहले का मतलब क्या हो गया? वही बात हो गई, लगभग हम कह सकते हैं 1600 ईसा पूर्व से लेकर 2700 साल पहले का मतलब यह हो गया कि 700 ईसा पूर्व, इसकी बात हो रही। 1600 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व के बीच की ये बस्ती जहां पर लोग बसे हुए थे। तो लगभग लगभग आप देखें ये वैदिक काल का पूरा पिक्चर सामने है, क्योंकि वैदिक काल का भी समय लगभग ही 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच का समय। यहां वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते। तो इनाम गांव की बस्ती से जो इस तरह की कब्र मिली है, वो शायद एक विशिष्ट व्यक्ति की स्थिति को दिखा रहा कि वहां पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया गया है और उसके साथ कुछ विशेष सामग्रियां रखी गई। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। तो यह दिखाता है कि शायद कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति रहा होगा इस गांव का, जिसको यहां पर गांव के बीच में बने हुए एक बड़े से मकान के आंगन में या घर में दफनाया गया है।
तो स्पेशल बरियल ये शो करता है कि समाज में कुछ लोगों की विशिष्ट स्थिति थी। महाराष्ट्र में इनाम गांव एक सेटलमेंट मिला जहां से इस तरह के जो बरियल्स मिले हैं वो इनके कल्चर के बारे में बताते हैं कि ये शायद कोई विशिष्ट व्यक्ति था समाज का, गांव का मुखिया भी हो सकता है, जिसे इस तरह से यहां पर बरीड किया गया। अब आगे बात कर रहे हैं कि जो कंकालों का अध्ययन किया जाता है, जो स्केलेटन्स की स्टडी की जाती, उससे हमें क्या जानकारी मिलती। तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आभूषण साथ में मिला है कंकाल के तो महिला का ही कंकाल। फिर कैसे अंतर करें? कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी जो अस्थियां हैं उसकी जांच, जो अस्थि संरचना है उसके स्केलेटन का स्ट्रक्चर। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता, यानी जो कमर के नीचे का पूरा पोर्शन होता है जिसे हम कूल्हा कहते हैं, तो यहाँ कटी प्रदेश यानी वो वाला पोर्शन जो महिलाओं का इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती हैं पुरुषों की अपेक्षा। ये उनकी अस्थि संरचना से पता चल सकता है, यानी जो उनके बोन्स का स्ट्रक्चर होगा। तो यहां पर स्केलेटन के स्ट्रक्चर के बेस पर यह डिसाइड किया जा सकता है कि महिलाओं का कंकाल है पुरुषों का। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए। अब देखिए 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए, यानी चरक का समय अगर देखा जाए तो प्रथम शताब्दी ईस्वी हो गया। प्रथम शताब्दी ईस्वी, क्योंकि हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि अभी 2000 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। इस पुस्तक में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि हम आधार वर्ष 2000 ईस्वी को ले रहे हैं। तो 2000 साल पहले मतलब फर्स्ट सेंचुरी एडी में चरक नाम के एक महान चिकित्सक हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक पुस्तक भी लिखी है, चरक संहिता। चरक संहिता नाम से उन्होंने एक बुक लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती, तो उन्होंने 360 हड्डियों के भाग की बात की है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा। तो वैसे तो आधुनिक जो शरीर रचना विज्ञान है, जो अब प्रेजेंट टाइम का साइंस स्टडी है, वो बताता हमारे शरीर में 206 प्रकार की हड्डियां होती हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत या फिर इसके अलावा हड्डियों के जो जोड़ है कार्टिलेज, इसको जोड़ करके संख्या बताई थी। तो आप देख सकते हैं कि आज से कितने हजार साल पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में चरक ने कितनी लगभग सटीक जानकारी मानव शरीर विज्ञान को लेकर दी थी। तो चरक संहिता में उन्होंने इस तरह की व्याख्या की है, और इससे पता चलता है कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी पुराने ऋषि मुनि या पुराने जो आयुर्वेदिक विद्वान थे, वैद्य थे, उनको कितनी जानकारी थी। तो स्केलेटन की स्टडी साइंटिफिक बेस पर करके हम बहुत सारी जानकारी जुटाते हैं और इसके आधार पर इतिहास के कुछ निष्कर्ष तय किए जाते हैं, हिस्ट्री के कुछ कंक्लूजन सामने रखे जाते हैं और बहुत साइंटिफिक मैनर में स्टडी होती है। फिर इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में कैसे पता चला कि वो लोग क्या काम धंधे करते थे? तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल, इसके बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। अब देखिए जो पुरातात्विक सामग्री मिली, जो आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स मिले, उसके बेस पर यह कंक्लूजन दिया जा रहा है कि ये लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थे, यानी मांस भी खाते थे
और इसके साथ साथ खाद्यान्न फसलों को भी पैदा करते थे, गेहूं, जो चावल, दाल, इस तरह की फसल भी पैदा की जाती हो। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गईं। तो आप देखिए कि कितनी वैरायटी है। पशुपालन भी किस स्तर पर है, नॉन वेज फूड में क्या क्या शामिल है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां भी एकत्र की जाती थी, यानी मलबरी भी ये लोग कहीं ना कहीं कलेक्ट करते थे। तो ऑक्यूपेशंस के बारे में हमें पता कैसे चलता है, आज के हजारों साल पहले की बस्ती और इन लोगों का रहन सहन कैसा था, इनके ऑक्यूपेशन क्या थे, ये इनके जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन से मिले ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बेस पर कंक्लूजन। जैसे सीड्स ऑफ व्हीट मिले हैं, बार्ले मिले हैं, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज, टीसम, तो ये दिखाते हैं कि इस तरह की चीजों से लोग परिचित थे, इसकी खेती होती थी। फिर बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स मिले और इसमें से कई ऐसे बोन्स मिले जिस पर कट मार्क्स बने, जो ये दिखाता है कि ये लोग इन्हें फूड के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे, यानी ये नॉन वेजिटेरियन थे। जिसमें कैटल्स भी है, बफेलो भी है, गोट भी है, शीप, डॉग, हॉर्स, एसेस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मंगूज, besides birds, crocodile, turtle, crab and fish। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इन लोगों की जीविकोपार्जन के क्या आधार थे, पशुपालन भी, कृषि भी, और फूड की बात करें तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। इसके अलावा कई तरह के फ्रूट्स कलेक्ट किए जाते थे, जैसे बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, तो बहुत सारी बेरीज भी ये लोग, यानी बेरी का मतलब हो गया यहां पर जामुन, सहतूत, इस तरह की चीजें भी प्रयोग में लाते थे। तो ये मेगालिथिक कल्चर और वैदिक कल्चर को कंपेयर करते हुए आपके लिए इस चैप्टर में जानकारी दी गई। अब एल्सवेयर यानी कि भारत से बाहर निकलते हैं और जरा इसके समय की बात करते हैं कि जिस समय भारत के इतिहास में आप वैदिक काल की संस्कृत के बारे में पढ़ रहे हैं, दुनिया में कहीं और क्या हो रहा था। तो एटलस में चीन को देखो। चीन आप जानते हैं भारत के पड़ोस में ही, उसकी सीमाएं भारत से लगी हुई। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। 3500 साल पहले यहां भी लिपि का विकास हो चुका था और इसकी कुछ लिपियां इस रूप में मिली। यहां जानवरों की हड्डियों पर इन्हें लिखा गया है, ये शायद भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां थीं, क्योंकि ये मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जैसा शायद भविष्यवक्ता कभी कभी शायद गलती भी करते रहे, लेकिन यह दिखाता है कि इस तरह की परंपराएं चीन में थीं और चीन में इस तरह से लिपि तैयार की गई। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, बेशुमार दौलत इकट्ठी करते थे, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो ध्यान रखिएगा, लोहे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में वैदिक काल की खोज मानी जाती है, आर्यों की खोज मानी जाती है। तो चाइना में इस तरह का एक एविडेंस मिला है जो दिखाता है कि बोन्स पर ये स्क्रिप्ट लिखते थे अपने कुछ पर्पस को फुलफिल करने के लिए। अब जरा एक लास्ट रिवीजन कर ले जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा। वेदों की रचना का प्रारंभ कब से माना गया, कब हुई वेदों की रचना? लगभग 3500 साल पहले। इसको हम 1500 बीसी भी कह सकते हैं, 1500 ईसा पूर्व। 3500 साल पहले का मतलब यहां पर सीधा सा है 1500 बीसी से वेदों की रचना का समय माना गया। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले मानी गई। इसको हम लिख सकते हैं लगभग 1000 बीसी, यानी 1000 ईसा पूर्व का समय।
तो मेगालिथिक कल्चर लगभग 1000 बीसी के आसपास का कल्चर था। फिर इसके साथ साथ इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1600 ईसा पूर्व से लेकर के और लगभग 700 ईसा पूर्व के बीच का जो समय रहा, उसमें इनाम गांव में कृषकों का निवास था। यानी 1600 बीसी से लेकर के और 700 बीसी के बीच का समय जब उत्तर भारत में वैदिक संस्कृत का विकास हुआ। और चरक का समय कब था? तो चरक का समय आज से लगभग 2000 साल पहले, यानी फर्स्ट सेंचुरी एडी, प्रथम शताब्दी ईस्वी कह सकते। प्रथम शताब्दी ईस्वी कनिष्क का समय माना जाता है, तो फर्स्ट सेंचुरी एडी को हम मान सकते हैं चरक का समय था। जब आप आगे पढ़ेंगे, कनिष्क जैसा एक महान शासक हुआ। तो ये कुल मिलाकर के अब तक आपने जो पढ़ा उसमें से कुछ की पॉइंट्स हैं, उसके कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं जो आप डेट के संदर्भ में इसको याद रखेंगे। अब बच्चों, अगर आपकी इजाजत हो तो प्रश्नों का सिलसिला शुरू किया जाए। तो आज के प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप सब ये अध्याय समाप्त कर चुके हैं, इस पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं जरा। तो आप सब तैयार हैं? क्या क्विज स्टार्ट किया जाए? प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप सब रेडी हैं? अगर तो एक बार हम सब करें, मुझे बताएं कि हाँ सर, हम लोग तैयार हैं। चलिए, वेरी गुड। तो आज के प्रश्नों के सिलसिले में पहला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए इसको और उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संस्कृत की आरंभिक कृति मानी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना संस्कृत की आरंभिक कृत मानी गई है? मनुस्मृति, श्रीमद् भगवद गीता, ऋग्वेद या उपनिषद? मैंने बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा है, उम्मीद करता हूं कि आप सब सही करेंगे, इसे कोई गलत नहीं करेगा। चलिए, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल सही उत्तर आप सबने लगाया, ऋग्वेद। ऋग्वेद को प्राक संस्कृत में लिखा गया, संस्कृत की सबसे आरंभिक रचना मानी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सबने जो ऑप्शन चुना है वो बिल्कुल सही है। आंसर सी करेक्ट होगा। आप सब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हम्म प्रश्न को थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं। यह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इंग्लिश वर्जन में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू की जगह पर इसे करिएगा इज फॉल्स। ठीक है, तो ये करेक्शन है। अब इस प्रश्न को पढ़िए और फिर उत्तर दीजिए। फिर से प्रश्न को आप बहुत ध्यान से पढ़ें और फिर उत्तर दें। पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहां गलत टाइप हो गया है, यहां सत्य लिखा हुआ। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना, सत्य नहीं। बाकी कोई 3 सत्य है और एक कोई असत्य है, तो असत्य वाले को उत्तर बताना। कौन सा कथन असत्य है? गलती से टाइप हुआ था सत्य, मैंने करेक्शन कर दिया। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व हुई थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है, बिल्कुल 1028 है। ये हम लोगों ने पढ़ा भी, एग्जैक्टली 1028 माने गए हैं। फिर
ऋग्वेद के मंत्र विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु और शिव की बात की गई, इसकी जगह इंद्र पर ज्यादातर सूक्त है, या अग्नि पर ज्यादातर सूक्त है, या सोमदेव पर भी सूक्त है, वरुण देव पर सूक्त है। यानी इसमें आंसर बिल्कुल सही आप सबने लगाया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा, यही असत्य है, ये गलत है, क्योंकि इसमें इंद्र, अग्नि और सोमदेव के बारे में बहुत सारे सूक्त मिलेंगे। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसका कारण भी मैंने आपको बताया कि इसमें जो विष्णु, ब्रह्मा विष्णु और शिव की बात की गई है, इसकी जगह होना चाहिए इंद्र, अग्नि और सोम। इनके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वेदों की रचना का प्रारंभ कब से माना गया? When is the beginning of the composition of the Vedas considered? 1500 वर्ष पहले, 1500 years ago, या 2500 वर्ष पहले, 2500 years ago, 3500 years ago, 3500 वर्ष पहले, या फिर 2700 वर्ष पहले, 2700 years ago। इसका उत्तर क्या होगा कि वेदों की रचना का प्रारंभ, बिगनिंग कब से मानी गई है, कि वेदों की रचना कब से शुरू हुई? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ऑप्शंस इस तरह से लिख के आएगा तो बहुत अलर्ट होकर आपको आंसर लगाना। यहां कितने वर्ष पहले, अभी वर्तमान हम मानते हैं कि 2000 चल रहा है, तो 2000 अगर अभी चल रहा है तो 2000 साल पहले और 1500 बीसी और जोड़ दीजिए। तो आंसर यहां पर बच्चों आपको लगाना था ऑप्शन सी। आप सब गलतियां कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3500 साल पहले। क्योंकि 3500 साल पहले को जब आप लिखेंगे तो ये आएगा 1500 बीसी, 1500 ईसा पूर्व। तो यहां पर ईसा पूर्व की बात कहीं नहीं की गई है, इसलिए एक गलती से आंसर मत लगाइएगा। 1500 साल पहले अगर आप कह देंगे तब तो ये 500 एडी हो जाएगा। अगर हम 1500 साल पहले की बात करें तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 500 एडी, 500 ईस्वी की। ये 500 एडी कहलाएगा और ये आंसर नहीं होगा। आंसर होगा यहां पर 1500 बीसी में प्रारंभ हुआ, और 1500 बीसी का मतलब हुआ 3500 साल पहले। और आपको ये बुक पढ़ाते समय मैंने बताया भी था। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आप एग्जाम में जरूर ध्यान रखें। ऐसे प्रश्न जब आते हैं और विकल्प इस तरह से हो तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। नहीं पर गौर करिएगा, क्योंकि यहां गलती होने के चांस होते हैं। सुमेलित है नहीं पूछ रहा, सुमेलित नहीं है आपको उत्तर बताना। तो कह रहा है सूक्त अच्छी तरह से बोला गया, यज्ञ एक अनुष्ठान है, पुरोहित ब्राह्मण होते थे, 10 यज्ञ करने वाले। ठीक, तो यहां पे 4 ऑप्शन है। सूक्त का मतलब वेल सेड, यज्ञ का मतलब सैक्रिफाइस, प्रीस्ट का मतलब ब्राह्मण, दस्यु का मतलब हु परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। और आपको बताना नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड को आपको आंसर देना है। तो यहां पर ये कह रहा सूक्त अच्छी तरह से बोला गया, बिल्कुल ये सही है। यज्ञ अनुष्ठान, एक अनुष्ठान था, धार्मिक अनुष्ठान था, और पुरोहित ब्राह्मण होते थे सामान्यता, ये भी आपने पढ़ा। तो बिल्कुल सही उत्तर आप सब लगा रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी ही होगा। बिल्कुल सही है आप सब, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। तो यहां पर जिसने भी ऑप्शन डी लगाया वो बिल्कुल सही है कि ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि दस्यु उन्हें कहा गया जो यज्ञ नहीं करते थे, इस अनुष्ठान को नहीं करते थे। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि दस्यु या दास उन्हें कहा गया जो यज्ञ नहीं करते थे। चलिए, ऋग्वेद में वर्णित पुरु और यदु कौन थे? हु वर पुरु एंड यदु मेंशन इन ऋग्वेदा? राजा, दस्यु, जन, पुरोहित। यानी किंग्स थे, दस्यु थे, जन थे, या प्रीस्ट थे। तो जो पुरु और यदु का नाम आया, ये शब्द आए हैं ऋग्वेद में, ये किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं? क्या ये राजा थे? क्या ये दस्यु थे? क्या ये जन थे?
क्या ये पुरोहित थे? तो पुरु और यदु किसे कहा गया? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऋग्वेद में कुछ शब्दावलियां आई, कुछ टर्मिनोलॉजी आई, और उससे हमें उनके समाज के बारे में पता चलता है। हाँ, बिल्कुल। तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये थे जन, यानी आंसर हो गया ऑप्शन सी। और बिल्कुल सही उत्तर आप सबने लगाया है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऋग्वैदिक काल में राजपद वंशानुगत होता था, राजा के पास नियमित सेना होती थी और वो कर वसूलता था। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है, तो दो स्टेटमेंट लिखे हुए, इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना। जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि ऋग्वैदिक काल में राजपद वंशानुगत होता था। फिर दूसरा स्टेटमेंट है राजा के पास नियमित सेना होती थी और वो कर वसूलता था। ठीक, तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है कि केवल दूसरा है, कि एक और दो दोनों सही हैं, कि ना तो एक सही है और ना ही दो सही? तो ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द ऋग्वैदिक पीरियड द किंगशिप वाज हेरिडेटरी, द किंग हैड अ रेगुलर आर्मी एंड कलेक्टेड टैक्स। तो जो आपने एनसीईआरटी बुक अभी पढ़ी उसके बेस पर अगर आंसर दिया जाए, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के बाद के चरण में राजपद वंशानुगत हो गया था, लेकिन यहां अभी हमने पढ़ने में ध्यान दिया कि राजपद वंशानुगत नहीं हुआ था, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनना था शुरुआत में। तो इसका मतलब आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी। यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही कथन पर विचार करिए, सही विकल्प चुनना है कि ना तो पहला सही ना तो दूसरा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, राजा के पास नियमित सेना नहीं होती थी, वो कर वसूलता था, ये सही नहीं है, और ना ही राजा का बेटा राजा बनता था, तो ये दोनों व्यवस्थाएं नहीं आई थी। आंसर डी होगा, यानी इन द ऋग्वैदिक पीरियड द किंगशिप वाज हेरिडेटरी। ये बात का सिस्टम है, बिल्कुल हेरिडेटरी हुआ था, लेकिन एनसीईआरटी क्लास 6 को जो अभी आपने पढ़ा उसके बेस पर आंसर लगाएं तो किंगशिप स्टार्टिंग में हेरिडेटरी नहीं था, ये इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू, यानी आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी। फिर आइए, महापाषाणिक पुरास्थल इनाम गांव किस नदी के तट पर स्थित था? महापाषाणिक पुरास्थल इनाम गांव किस नदी के तट पर स्थित था? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर वाज द मेगालिथिक साइट इनाम गांव सिचुएटेड? भीमा नदी, गोदावरी नदी, प्रवरा नदी, घोड़ नदी। तो प्रश्न किया गया कि जो आप इनाम गांव के बारे में पढ़ रहे थे, ये एक महापाषाणिक पुरास्थल है, इनाम गांव की बस्ती मिली है, ये किस नदी के किनारे मिली? तो इसमें आप सबसे गलती होने के पूरे चांसेस मुझे दिख रहे थे और आप सबने गलतियां की भी हैं। इसका उत्तर बच्चों घोड़ होगा। इसका उत्तर आपको लगाना था ऑप्शन डी, क्योंकि आपने अगर उस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ा हो, एक बार फिर से उस लाइन को गौर करिएगा, आपने गलती कहां की। देखिए किताब पढ़ते समय कितना आपको ध्यान रखना पड़ता। जरा मैं भी चेक कर लूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत हूं और आप सब सही हैं, एक साथ आप सब उत्तर लगा रहे हैं। जरा उस लाइन पर फिर से आते। देखिए क्या लिखा, मानचित्र 2 में इनाम गांव को खोजो, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह। यहां कैसे गलती कर गए आप? मैंने अंडरलाइन किया, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह। तो भीमा की सहायक नदी है घोड़, यहां मैंने अंडरलाइन भी किया था, घोड़ के किनारे। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं आपको, आप सबने गलत उत्तर लगा दिया। यहां उत्तर क्या आना चाहिए? घोड़ के किनारे, और आप सब उत्तर भीमा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब सब गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आज से लगभग 500 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर सुश्रुत संहिता नाम की पुस्तक लिखी। तो यहां पे दो स्टेटमेंट है और फिर आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है।
ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अबाउट 500 years ago देयर वाज अ फेमस फिजिशियन नेम्ड चरक। ही रोट अ बुक ऑन मेडिसिन नोन एज सुश्रुत संहिता। तो यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट आपको बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शंस में सही है। तो जरा एक बार फिर से देखें, आज से लगभग 500 साल पहले, देखिए चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए, ये बात सही है, लेकिन 500 साल पहले जो लिखा है ये गलत है, क्योंकि आपने देखा आज से लगभग 2000 साल पहले, 2000 साल पहले यहां होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर सुश्रुत संहिता जो बुक लिखी गई है, ये एक शल्य चिकित्सक हुए, एक शल्य चिकित्सक हुए हैं भारत में इसी समय, चरक के समकालीन थे वो, उनका नाम था सुश्रुत। सुश्रुत नाम के एक शल्य चिकित्सक हुए, सर्जन हुए भारत में, चरक के कंटेम्परेरी थे, उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है। तो इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र पर जो चरक ने बुक लिखी है उसका नाम चरक संहिता, वो चरक संहिता है। तो इसका मतलब दो के दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। यानी इस प्रश्न का उत्तर आपको ऑप्शन डी लगाना है, और आप सबने डी ही लगाया है, तो बिल्कुल यहां पर सही। तो बच्चों आज हम सबने चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट किया, और इस पर 8 प्रश्नों को हल करके देखा कि कैसे सीधे सीधे आपकी एनसीईआरटी की किताबों से लाइन बाय लाइन प्रश्न आते हैं। तो मेरा प्रयास ये था कि आपको बता सकूं एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी तो आप क्लास 6 की बुक पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आप जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ेगा, आप इतिहास विषय में बहुत कंफर्टेबल अपने आप को फील करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।